हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से चैनल वाइटल साइंस नर्सिंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाया जाएगा। शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन को। न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं? ताकि हमें कुछ एनर्जी मिल सके बॉडी में। एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जो हम फूड लेते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उस फूड में, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, और वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनिंग हेल्थ। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अंदर खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जब डाइजेस्ट होता है तो हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और हमारा हेल्थ मेंटेन रहता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको जरूरत है न्यूट्रिशन का, ताकि वो जिंदा रह सके। उसी तरह हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। हेल्थ की डेफिनेशन में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेफिनेशन दिया है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान हेल्दी कब होगा, तो वो बोलेगा कि अगर मैं देखूं किसी इंसान को कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो मेरे हिसाब से हेल्दी होगा। पर WHO ने क्या बोला कि अगर किसी को बीमारी नहीं है उसी से वो हेल्दी नहीं हो जाता है। हेल्दी होने के लिए उसको कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना पड़ेगा। मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, और सोशली भी हेल्दी होना पड़ेगा। फिजिकल मतलब वो चल सके, वो दौड़ सके, वो अच्छे से सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सके। मेंटल मतलब मानसिक रूप से उसको कोई डिप्रेशन ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो। और सोशली मतलब सोसाइटी में अच्छे से जब वो इंटरेक्ट कर सकता है तभी वो हेल्दी है। तो WHO ने एक डेफिनेशन दिया, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। यानी सिर्फ डिजीज का ना होना हेल्दी नहीं कहलाता है, आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। ये WHO का डेफिनेशन। अब है बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है? मतलब एक ऐसा खाना, एक ऐसा डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो। मतलब हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना अमाउंट में प्रेजेंट हो। सिंपली अगर हम देखें तो यही होगा, एक ऐसा डाइट, एक ऐसा खाना जिसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ए बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन which is necessary to maintain good health and provide proper energy, growth and repair of the body। अब सही अमाउंट में अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा ही रहेगा और प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा बॉडी को। उसी तरह बैलेंस डाइट में अगर हम देखेंगे तो 6 एसेंशियल कंपोनेंट है बैलेंस डाइट के। कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड कंपोनेंट की बात करेंगे फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ये जो 6 कंपोनेंट है ये एसेंशियल कंपोनेंट है बैलेंस डाइट का। 7वां कंपोनेंट भी कहीं कहीं पे होता है जिसको हम कहते हैं रफेज, या जो फाइबर होता है, पर फाइबर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट कौन से टाइप के फूड में आता है? एनर्जी गिविंग फूड में आता है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। किस किस चीज का बना होता है? तो हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बना है। ये याद रखना है। ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। और क्या क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? सैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है तो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, जनरल फॉर्मूला, तो CnH2nOn है। यहाँ पर N क्या है? यहाँ पर जो CnH2nOn है, यहाँ पे N क्या है? N हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने कार्बन का है? वो N है। नंबर ऑफ कार्बन को हम N कहते हैं। जैसे ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया?
जब हम n की जगह 6 डालेंगे तो C6 बन जाएगा। H2n, H2n मतलब 2 into 6 करना है, और ON, ON मतलब n की जगह 6 डालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बन के आएगा C6H12O6। ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ रखा है, पहले बचपन से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। CO2 और वाटर कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो लीव्स में ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो क्या बना रहा है C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज है, और साथ में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए ताकि वातावरण में जो है वो ऑक्सीजन लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में मिलता रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये एक पिक्चर है, इसमें क्या है, सनलाइट है जो सन से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा, फिर वाटर है। ये तीनों कंबाइन होकर के ये ग्रीन लीव्स में, कहां पे, ये ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स में ही क्यों, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो ग्रीन लीव्स क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेगा, और वाटर के प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब ये फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा हमारा, ग्लूकोज जो कि एक टाइप का शुगर है, और क्या निकलेगा हमारा, ऑक्सीजन। इसीलिए पेड़ पौधे जब हम लगाते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, और हमें लगाना चाहिए। इसीलिए अगर आप बोलोगे तो ये वाला नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप कमेंट में एक बार बता देना। तो आगे हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स, यानी उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड्स के ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, या कीटोन्स देखने को मिलेंगे, और देयर डेरिवेटिव्स या उनके डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं इनको। एग्जांपल में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को हम देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखेंगे तो दो टाइप में बांटा गया है, यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। एक तो सिंपल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल नाम से ही सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स में मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सिंपल में देखेंगे तो दो टाइप है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड किसका टाइप है, कॉम्प्लेक्स का टाइप है। मोनो जो टर्म है ना, कहीं भी अगर आपको मोनो टर्म दिख जाए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक के लिए, सिंगल के लिए क्या आता है टर्म, मोनोसैकेराइड। और जो डाई है, डाई का मतलब होता है टू, दो के लिए, डबल के लिए क्या यूज होता है, डाइसैकेराइड। तो यहां पर लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड, मतलब एक शुगर के यूनिट से मिलकर के बना होगा। डाइसैकेराइड मतलब दो शुगर के यूनिट से मिलकर के बना होगा। फिलहाल पहले नाम का मतलब समझते हैं, अब कैसे कैसे क्या होगा आगे देखेंगे। अगर ना समझ में आए तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर, मोनो का मतलब ही क्या होता है एक, और डाई का मतलब क्या होता है दो। तो मोनोसैकेराइड मतलब वन शुगर यूनिट का बना होगा, डाइसैकेराइड मतलब टू शुगर यूनिट का बना होगा। ठीक है, एक और टर्म है जिसका मतलब होता है पॉली। पॉली का टर्म का मतलब होता है मेनी, जहां पर भी पॉली दिख जाए, पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना होगा। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का जो टाइप है पॉलीसैकेराइड, तो सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारा शुगर, मेनी शुगर यूनिट्स। मोनोसैकेराइड के टाइप में फ्रक्टोज देखने को मिलेंगे, ग्लूकोज देखने को मिलेंगे, और गैलेक्टोज देखने को मिलेंगे। डाइसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज मिलेंगे, माल्टोज मिलेंगे, लैक्टोज मिलेंगे। कहने का मतलब सुक्रोज हो गया या माल्टोज हो गया या लैक्टोज हो गया, ये दो शुगर के यूनिट से मिलके बने होंगे। इसका मतलब दो मोनोसैकेराइड जैसा यूनिट आया होगा और आपस में मिलकर के डाइसैकेराइड बनाता है। उसी तरह पॉलीसैकेराइड में देखेंगे तो कई सारे शुगर मिलकर के आपस में पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में स्टार्च देखने को मिलता है, सेलुलोज मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है। स्टार्च के भी दो टाइप हैं, याद करना पड़ेगा आपको, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के दो टाइप है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अभी हमने पढ़ा ना डाइसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज देखने को मिला। सुक्रोज में मैंने क्या बोला, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है मतलब दो शुगर यूनिट से मिलकर के बने होंगे। तो पहला शुगर यूनिट क्या है, ग्लूकोज, और दूसरा सुक्रोज, दूसरा क्या है, फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज जो है वो बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज क्या था, मोनोसैकेराइड, सिंगल यूनिट है, और फ्रक्टोज क्या था, मोनोसैकेराइड, मतलब दो सिंगल यूनिट वाला यानी मोनोसैकेराइड आपस में मिल करके क्या बना रहा है, ये डाइसैकेराइड बना रहा है, जो कि क्या है, सुक्रोज। उसी तरह अगर माल्टोज देखोगे, ये भी क्या बना हुआ है, दो यूनिट से मिलकर के बना होगा। तो माल्टोज किस किस से मिलकर के बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। उसी तरह लैक्टोज देखोगे तो वो किस यूनिट से मिलकर के बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो ये याद कर लेना है।
कि माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। पीछे हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल यूनिट से बना होगा, इतना ध्यान में रखना है। किस टाइप का शुगर था ये? सिंपल शुगर था, तो इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना। तो कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू ए स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट। छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स में हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। बेचारा खुद सिंगल यूनिट है, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल यूनिट को अकेले को तुम क्या तोड़ोगे? अगर 2 यूनिट होता, 3 यूनिट होता, 4 यूनिट होता, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह होता, तब जाकर के तुम तोड़ भी सकते थे। सिंगल वालों को क्या तोड़ना? मेड अप ऑफ 2 to 6 कार्बन यूनिट्स। ग्लूकोज में भी देखेंगे तो 6 कार्बन यूनिट मिलेंगे। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है। फ्रक्टोज इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रक्टोज कहाँ मिलता है हमें? मेनली फ्रूट्स में मिलता है, इसीलिए हम इसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टोज के बारे में एक खास बात है कि गैलेक्टोज नेचर में फ्रीली नहीं मिलता है। अगर हमें उसको ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गैलेक्टोज मिल जाएगा। एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? वही जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था, CnH2nOn, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल में हमने पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सारे के सारे क्या है? मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का। तो स्ट्रक्चर हमें न्यूट्रिशन में इतना नहीं पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम न्यूट्रिशन में नहीं पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल का याद रखना है। डाइसैकेराइड को एक बार देख लेते हैं। डाइसैकेराइड मैंने पहले भी बोला था, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के मिलकर के बने होंगे, तो मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे रिलीज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो ये कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में हमने देखा था सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं, तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज निकल रहा है। सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम डेली लाइफ में, किचन में या खाने में यूज करते हैं वो कौन सा शुगर होता है? सुक्रोज होता है। माल्टोज को ग्रेन शुगर कहते हैं क्योंकि ये ग्रेन से ऑब्टेन किया जाता है, और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि ये शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डाइसैकेराइड के बाद हम लोग देख लेते हैं पॉलीगोसैकेराइड। पॉलीगोसैकेराइड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड शुगर का जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप लोग देखिएगा, यहां हम आगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में भी पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 9 तक के शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उसको जब हम कंडेंसेशन करेंगे तब जाके ओलिगोसैकेराइड्स बनेगा। पर पॉलीसैकेराइड्स में 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। यानी पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंस है? ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 9 तक ही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड में 100 हो सकते हैं, 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। 100 से लेकर के 1000 तक के भी मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण कर सकता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इल्ड्स मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब हम पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो क्या होगा? 10 से भी ज्यादा या 100 से भी ज्यादा, डिपेंड करता है कि कितना लंबा पॉलीसैकेराइड का चेन था, उतना हमें मोनोसैकेराइड देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या थे? याद करें, फ्लो चार्ट में हमने देखा था स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में सेलुलोज भी आता है, तो डाइटरी फाइबर वगैरह इसके एग्जाम्पल आते हैं पॉलीसैकेराइड के। स्टार्च के हमने फिर वहां पर फ्लो चार्ट में भी देखा था, 2 टाइप है। कौन कौन? एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हमेशा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीनियर चेन बनाता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ब्रांच्ड चेन देखने को मिलता है। एक बार देख ही लेते हैं कैसा दिखता है अमाइलोज। अमाइलोज आप देख सकते हैं लीनियर चेन बनाया है, मतलब स्ट्रेट चेन बनाया है, बिल्कुल सीधा चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग यहाँ वहां हमें देखने को नहीं मिलती है। जबकि अमाइलोपेक्टिन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बीच का तो स्ट्रेट चेन है ही, उसके अलावा हमें यहाँ ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, जबकि अमाइलोज को हम देख सकते हैं कैसा है? लीनियर चेन बनाया जा रहा है इसके स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके टाइप है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के टाइप हैं, आप याद कर लीजिएगा। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है, हमें पता है ये बात। तो एनिमल के बॉडी में जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है।
स्ट्रक्चर सेम एज स्टार्च, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्च की तरह ही होता है, बट हैज मोर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, पर इसमें कैसा होता है, ब्रांचिंग ज्यादा होता है। कहाँ कहाँ स्टोर होता है ये एनिमल की बॉडी में, तो ध्यान रखिएगा, लीवर और मसल एक ऐसा जगह है जहां पे ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। तो लीवर एंड मसल्स आर मेन स्टोरेज साइट ऑफ ग्लाइकोजन। मेन स्टोरेज साइट कौन है, लीवर और मसल मेन स्टोरेज साइट है। ठीक है, एक बात याद रखना है, ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, जब हम फास्ट करते हैं व्रत में, पूजा में, त्योहार में, तो उस टाइम पे हमें तो ग्लूकोज मिलती नहीं है, तो हमारी बॉडी का एनर्जी कहाँ से निकलता है, कैसे हमारा बॉडी काम चलाता है। तो हमारे बॉडी में जो हमने देखा यहाँ पर लीवर में या मसल्स में जो एनर्जी स्टोर किया गया है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर किया गया है, तो जब हमें एनर्जी नहीं मिलता है तो वो एनर्जी को तोड़ा जाता है कि भाई अभी हमारे बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है, चलो हम तुम्हें तोड़ते हैं, और तोड़ के क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और इस ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो जब हम फास्ट करते हैं फिर भी हम अपने डेली एक्टिविटी को कर सकते हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, और तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब ग्लूकोज हमें मिल जाएगा तो बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो हमने क्या बोला, इसका स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा होता है, अभी बोला ना, लेकिन इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टार्च के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्टार्च में क्या है, अमाइलोज है, और क्या था, एमाइलोपेक्टिन है। तो ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन में भी हमने देखा, अमाइलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं था, पर ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को जब हम गौर से कंपेयर करते हैं अमाइलोपेक्टिन से, तो यहाँ तो एक दो ब्रांचेस दिख रहे थे, पर यहाँ पर ब्रांचेस के भी ब्रांचेस निकले हुए हैं। ये ब्रांचेस, इस ब्रांचिंग में भी से भी ऐसे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकले हुए हैं। एक ब्रांच है, इस ब्रांच में से भी दूसरा ब्रांच निकला हुआ है, यहाँ पर मतलब एक्सटेंसिव ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो किसका है, फाइबर का, यानी सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे लीनियर चेन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद डेक्स्ट्रिन की बात कर लेते हैं। डेक्स्ट्रिन को हम क्या कहते थे, पीछे हमने पढ़ाया था, ग्लूकोज भी कह रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय एन एसिड और एन एंजाइम। डेक्स्ट्रिन कब मिलेगा, जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। फुल्ली हाइड्रोलाइसिस की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, क्या बात की जा रही है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब पूरी तरीके से नहीं टूटेगा स्टार्च। किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर पार्शियल। कौन करेगा ये हाइड्रोलाइसिस, एसिड या कोई एंजाइम करेगा, तब डेक्स्ट्रिन मिलता है हमें। यूजुअली व्हाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, या ब्राउन कलर के पाउडर्स हो सकते हैं। डेक्स्ट्रिन को जब हम देखेंगे तो व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन कलर के पाउडर फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। पार्शियली और फुल्ली सॉल्युबल इन वाटर, हो सकता है कि ये पूरी तरीके से पानी में घुले ना, या हो सकता है पूरी तरीके से सॉल्युबल हो, बिल्कुल ही घुल जाए वाटर में। तो ये बनता कैसे है डेक्स्ट्रिन, तो जब हम प्लांट का जो स्टोरेज फॉर्म होता है, यानी स्टार्च जो होता है, उस पे किसी एसिड या कोई अमाइलेज एक्ट करता है, तो क्या हो सकता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी पूरी तरीके से स्टार्च नहीं टूटता है, वो पार्शियली मतलब आधा टूटता है, और जब आधा टूटता है तो क्या बनता है, डेक्स्ट्रिन बनता है। जब पूरी तरीके से टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन जब हमने आधा तोड़ा, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया एसिड के द्वारा या अमाइलेज के द्वारा, तो हमें क्या मिला, डेक्स्ट्रिन मिला। क्लियर है इतना। उसके बाद पॉलीसेकेराइड में हमें क्या पढ़ना है, डाइटरी फाइबर के बारे में। तो डाइटरी फाइबर के बारे में एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है। ये पूरे नेचर का मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स कहाँ है, पूरे नेचर का। याद रखना, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट which is not digested in human body as human does not possess enzyme for its digestion। एक ऐसा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। मैंने बोला था ना, फाइबर को हमने जब स्टार्ट में कि बैलेंस डाइट का हमने पढ़ा था, और बैलेंस डाइट में मैंने बोला था कि फाइबर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते और यहाँ से एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसको डाइजेस्ट ह्यूमन के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी में किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको कहते हैं। पर हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर यानी सेलुलोज हो गया, पेक्टिन्स हो गए, या हेमी सेलुलोज हो गए, या लिग्निन हो गए, गम्स हैं, वैक्स है, इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ही नहीं, इसीलिए हम इससे एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये डाइटरी फाइबर की बात हो गई। मैंने बोला था ओलिगोसैकेराइड एक टर्म है,
जो आएगा पॉलीसेकेराइड जैसे पढ़ा है उसी तरह ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड में क्या बोला था, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोमर्स से बनेगा, मतलब अगर 2 से 9 यूनिट्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे तो ओलिगोसेकेराइड्स कह देंगे। लेकिन अगर 9 से ज्यादा हैं, जैसे 10 है, 20 है, 100 है, अगर इतने यूनिट्स होंगे तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। पर अगर 2 से 9 हो तो इसको क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कह देते हैं। और अगर सिंगल हो तो क्या कह रहे थे, मोनोसेकेराइड कह रहे थे। 2 होगा तो क्या कहेंगे, डाई होगा। अगर 2 to 9 होगा तो क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। और अगर मान लो 10, 20, 100, 1000 ऐसे बात किया जाए, इतनी यूनिट्स हैं तो क्या कहेंगे, उसको पॉलीसेकेराइड कह देंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ट्राइओजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज ऑल आर ओलिगोसेकेराइड्स। ये सारे के सारे क्या है, ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि ट्राइओजेज कितने का बना होगा, 3 का बना होगा। पेंटोजेज, पेंट मतलब होता है 5 का बना होगा। हेक्सोजेज, हेक्स मतलब होता है 6, तो ये 6 का बना है। तो मैंने क्या बोला, 2 से लेकर के 9 यूनिट्स तक हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। सिंगल यूनिट को मोनोसेकेराइड, 2 यूनिट को डाइसेकेराइड्स, 3 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए तो ओलिगोसेकेराइड्स। और 10 से ज्यादा 20 हो गए, 100 हो गए, ये सारे के सारे किस में आएंगे, पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। तो फ्रक्टोज इन फ्रूट्स, ये जो फ्रक्टोज है वो मैंने पहले ही बताया था कहाँ मिलता है, फ्रूट में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। ये तो पहले ही बता दिया था ना, तो फ्रक्टोज इन फ्रूट्स। उसके बाद गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। गैलेक्टोज कहाँ से मिलेगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने बोला लैक्टोज की, तो लैक्टोज भी हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। माल्टोज की, तो इसको ग्रेन शुगर भी कहते थे, तो ग्रेन्स में मिलेंगे, अनाज में मिलेंगे, जैसे सीरियल्स हो गए, बियर हो गए, पोटैटोज हो गए, इसमें माल्टोज मिलेगा। सुक्रोज की बात करें तो ये नेचुरली कहाँ से मिलता है, शुगर, इसीलिए इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और बाकी और कौन कौन से फूड हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो जितने भी सीरियल्स हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गए, बाजरा, ज्वार, इससे हम खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। जैसे ही डाइट में ये सारे को इंटेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। रूट्स हो गए, ट्यूब रूट्स हो गए, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, टैपियोका वगैरह खाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। टैपियोका क्या होता है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, कसावा या साबूदाना वगैरह जो व्रत के टाइम पे खाते हैं, ये टैपियोका इसको इंग्लिश में कहते हैं। शुगर केन हो गया, हनी हो गया, जैगरी वगैरह, गुड़ वगैरह हो गए, ये खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पल्स और लेग्यूम्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स ऑलरेडी उसमें फ्रक्टोज मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे बनाना, अगर हम केला खाते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चीनी खाते हैं या जैगरी गुड़ खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मिल्क पिएंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ब्रेड खाने से मिलेगा। सीरियल्स जितने भी अनाज हैं वो खाएंगे तो मिल जाएगा। रूट्स एंड ट्यूबर्स में जो रूट्स और ट्यूबर्स होंगे, स्वीट पोटैटो होंगे, ये सारे चीजों को खाने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मैंने अभी अभी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है। तो कैसे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू एक टर्म है। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, इट गिव्स एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। कौन सी फूड कितनी एनर्जी हमें देता है, ये वैल्यू कौन बताता है, कैलोरीफिक वैल्यू बताता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, या हमारा प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे एनर्जी गिविंग फूड है। किस फूड से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये वैल्यू कौन देता है, कैलोरीफिक वैल्यू। और एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज में इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखे तो KCAL होता है। तो किलो कैलोरीज में हमें एनर्जी वैल्यू मिलता है कार्बोहाइड्रेट का। 1 किलो कैलोरी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो 1 किलो कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई वाटर दिया गया है तो उस वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, तो उस 1 kg वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगेगा वही हमारा 1 किलो कैलोरी कहलाएगा। कहने का मतलब अगर हमें 1 किलो पानी दे दिया गया, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इसका वेट है इस पानी का, तो 1 kg ऑफ वाटर का पहले जो है वो टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस था, और अब हमें
इसको क्या कर दिया, 59 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 58 से 59 होने में जितना एनर्जी लगेगा, यानी जितना हीट लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी कहेंगे, 1 kcal कहेंगे। समझे, हमें क्या दिया गया था, 1 किलोग्राम के वजन के बराबर पानी दिया गया, और इस पानी का टेम्परेचर पहले मान लेते हैं 58 डिग्री सेल्सियस था। पर इसको 1 डिग्री से बढ़ाने में, यानी 59 डिग्री सेल्सियस करने में जितना भी हीट लगा होगा, 58 से 59 ऐसे अपने आप तो नहीं हुआ होगा, इसको 58 से 59 करने में हीट की जरूरत हुई होगी। तो जितना भी हीट लगा होगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 किलो कैलोरी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जब हम कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे कितना एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी का एनर्जी देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ये कैसे पता चला, कैलोरीफिक वैल्यू से पता चला कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। उसी तरह मैंने ये भी बता दिया कि डाइटरी फाइबर कोई भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में फाइबर कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम होता ही नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। डाइजेशन, इसके बारे में तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा। डाइजेशन मतलब सिंपली अगर बोले तो खाना पचाना। हम जो खाना खा रहे हैं उसको किस तरह से हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, यानी उसको पचा रहा है, वो हमारा डाइजेशन है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको तोड़ के किस में हम बदल रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स में। पॉली मतलब बहुत सारे यूनिट्स के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बहुत सारे शुगर यूनिट्स के मिलकर के बने होंगे, और उसको किस में तोड़ा जा रहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा जा रहा है, यानी मोनोसैकेराइड्स में तोड़ा जा रहा है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्ट होता है कहां पर, हमारे माउथ में स्टार्ट होता है, हमारे मुंह में शुरू होता है, क्योंकि खाना हम कहां से खा रहे हैं, मुंह से खाना शुरू कर रहे हैं। एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और कंप्लीट कहां पे हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के इसका डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो जाता है। माउथ में जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम तो चाहिए। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं अमाइलेज या टाइलिन। क्या कहते हैं, अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करता है, हमारे मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट गया, स्टार्च गया, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। वेरी लिटिल कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड इन माउथ एज फूड स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन माउथ। मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो ये जो खाना है हमारे मुंह के अंदर, वो कितने टाइम के लिए रहता है, जब तक हम खाना चबाते हैं तब तक ही रहता है ना, उससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। तो खाना पूरी तरीके से मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता है, काफी कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो माउथ में फूड है वो काफी कम टाइम के लिए रहता है, इसीलिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होती है, किसकी, पॉलीसैकेराइड की। तो माउथ में एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज नाम का, और पॉलीसैकेराइड जो हम खाए उस पर अल्फा अमाइलेज एक्ट करता है, उसको तोड़ता है। तो कैसे तोड़ेगा, जब कम टाइम के लिए रहता है तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब होती थी तो हमने पहले पढ़ा था कि जब हम पॉलीसैकेराइड की या स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा डेक्स्ट्रीन बनता है। डेक्स्ट्रीन के अलावा हमें छोटे छोटे डेक्स्ट्रीन के और टुकड़े मिल सकते हैं, माल्टोज मिल सकता है या आइसोमाल्टोज मिल सकता है। यानी क्या है, बेसिकली ये मोटा मोटा हम बात समझे कि पॉलीसैकेराइड गया हमारे मुंह के अंदर, और उसको तोड़ने का प्रोसेस कहां पर स्टार्ट हो गया, माउथ से ही स्टार्ट हो गया। तो जब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, माउथ में क्या हुआ, सेलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम्स था। ये सेलेवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, फूड को तोड़ना स्टार्ट करता है। फिर ईसोफेगस के थ्रू ये फूड कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। पेट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेट में ये सारा का सारा खाना HCl वाले एसिड के साथ मिलता है, और वहां पर जो फूड का जो मिक्सचर बनता है उसको क्या हम कहते हैं, काइम कह देते हैं। उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है, आगे ड्यूडेनम के थ्रू होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है। इंटेस्टाइन में जाते ही कौन सा एंजाइम मिलता है, इसको नाम याद रखना है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज वाला एंजाइम मिलता है। ये अमाइलेज क्या करता है, और तोड़ता है। जो डेक्स्ट्रीन मुंह से टूट के गया था वो और तोड़ा जाता है, और जब वो और टूटता है तो डाइसैकेराइड्स बनता है। फिर डाइसैकेराइड्स को और तोड़ा जाएगा तो मोनोसैकेराइड्स बनेगा, जैसे सुक्रोज को तोड़ेंगे, माल्टोज को तोड़ेंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। अब ग्लूकोज से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज हमें मिल गया तो अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी क्या करेगा, इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर लेगा। अगर हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप 4th स्टेप में देखिए कि लीवर और मसल्स हमारे कैसे ऑर्गन्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज रहता है उसको स्टोर कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑर्गन है
टू रिसीव ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, उसको कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग? लीवर में करते हैं या मसल्स में करते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जब भी जरूरत होती है तो ब्लड में वापस से एक्सपोर्टेड बैक, यानी वापस भेज दिया जाता है। जैसे फास्ट वगैरह हम करते हैं तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है और ब्लड में भेज दिया जाता है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। ये क्या थी हमारी डाइजेशन, कहाँ पे? माउथ में। उसके बाद हमने स्टोमक देखा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, फिर कैसे लीवर में होता है ये हमने देख लिया। अगर मतलब हम समझे, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, पिक्चर में अभी पीछे देखा था, उसी के बारे में लिखा गया है कि स्टोमक में जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड आता है, कहाँ से आता है? माउथ से। माउथ में पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले पॉलीसैकेराइड आया था, उसका पार्शियल डाइजेशन हुआ क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए मुंह में रहा था, और क्या बन गया था? डेक्स्ट्रीन बन गया था। अभी पीछे देखा ना कि डेक्स्ट्रीन बना है, वो माउथ से आता है और फिर कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में HCl सिक्रीशन होता है, सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है स्टोमक में, उसकी वजह से एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिवेट होते हैं। कौन सा एंजाइम? सेलेवरी एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पर था? माउथ में था। तो माउथ में क्या होगा? ये एंजाइम फूड के साथ मिक्स होगा और कहाँ पे आएगा? स्टोमक में आएगा। अब जैसे ही वो एंजाइम पेट में आएगा तो पेट में आते ही क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट। क्यों हो गया जी इनएक्टिवेट? इसीलिए हो गया क्योंकि पेट में क्या है? एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टोमक। एसिडिक एनवायरनमेंट होने के कारण कोई भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम स्टोमक में प्रेजेंट है ही नहीं, इसीलिए कोई भी डाइजेशन स्टोमक में होता ही नहीं है। सिंपल है, स्टोमक में क्या डाइजेशन होता है? होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद स्टोमक से कहाँ एंट्री लेता है फूड? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम है ना, इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, हमने पढ़ा था एनाटॉमी में। तो इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा का पूरा डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मतलब ग्लूकोज जो है मोनोमर, वो कहाँ मिलेगा? हमें यहीं पर मिलेगा। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन करेंगे? तो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम देखने को मिलता है उसका नाम याद रखना जरूरी है। कौन सा एंजाइम है? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। मुंह में कौन सा एंजाइम था? ये भी याद रखना जरूरी है। कौन सा था? सेलेवरी अमाइलेज। पर इंटेस्टाइन में क्या है? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो बाकी सब होते हैं, सक्कस, एंटेरिकस वगैरह, ये सब मिल करके क्या करेंगे? जो फूड के पार्टिकल्स आए हैं, डेक्स्ट्रीन वगैरह आएगा पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड होकर, उसको किस में बदल दिया जाएगा? मोनोसैकेराइड में बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि डाइसैकेराइड्स में हमने ये पढ़ा था कि सुक्रोज को वो किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देंगे, तो यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल गया। माल्टोज को किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देंगे। लैक्टोज को किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ते हैं जी। डेक्स्ट्रीन को किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो तोड़ने का काम हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस का काम हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, और ये जो चारों हैं, कौन किस में टूटता है? सुक्रोज किस में टूटता है? माल्टोज किस में? लैक्टोज किस में? या डेक्स्ट्रीन कैसे टूटता है? ये याद रहना जरूरी है। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाते हैं। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है वो फंक्शन क्या करता है? हम क्यों तभी से पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में? क्यों जरूरी है कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना? क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी के लिए? इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है, जहां से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो ये एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टिश्यू एंड ब्रेन। ग्लूकोज सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सारे टिश्यूज के लिए जो बॉडी में प्रेजेंट हैं, और हमारे ब्रेन के लिए भी। अगर ब्रेन को एनर्जी ना मिले, ग्लूकोज ही ना मिले, तो ब्रेन काम कैसे करेगा? तो एनर्जी सोर्स की तरह कौन काम कर रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। हमारे जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्ट है, तो हार्ट को वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज कहाँ से है? ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो कार्बोहाइड्रेट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो क्या होगा, उन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। जब एक्सेस ग्लूकोज होगा तो एक्सेस ग्लूकोज को तो हमारी बॉडी यूज नहीं करेगी, तो जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज कर लेगी, और बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा, लीवर में या मसल्स में जाएंगे और स्टोर कर लिए जाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि एनिमल के बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस होता है। और कब बनेगा, जब हम अपने डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेंगे। जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो डाइजेशन के बाद एक्सेस ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, और सारा ग्लूकोज की एनर्जी तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो लीवर में या हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करने वाला है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ेगा तो इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या होगी, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, यानी ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा और ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, ग्लूकोज किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा। ग्लाइकोजन हमें पता है स्टोर किया जाता है कहाँ पे, लीवर्स में और मसल्स में। तो ग्लाइकोजन किस तरह से बना ये पता चल गया। ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उसी तरह एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है क्या, ब्रेक डाउन करना। लाइसिस जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को हम तोड़ेंगे। तो ये कब टूटेगा, जब हमने पढ़ा था पिछला प्रोसेस, ये पहले ही पढ़ रखा है, जब हम फास्ट करेंगे तो फास्ट के वक्त, व्रत में, त्योहार में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हमें एनर्जी तो चाहिए, तो कहाँ से करेंगे, तो हम जो स्टोर कर रखे हैं एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर कर रखे हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रखे हैं, उसको हम तोड़ेंगे, वापस से ग्लूकोज बनाएंगे और अपना काम चलाएंगे। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब डिक्रीज करेगा तब ग्लूकागॉन आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, ग्लूकागॉन आएगा। यहाँ क्या आया था, इंसुलिन आया था। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा जो कि लीवर्स और मसल्स में स्टोर थे, और ये टूट करके वापस से कहाँ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में, और ब्लड से पूरी हमारी बॉडीज को जाएंगे, टिश्यूज में जाएंगे, और टिश्यू फिर से अपना काम कर सकेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा फंक्शन देखें जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो है स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे। स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे कहाँ पे काम करता है, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है कई सारे सेलुलर कंपोनेंट्स का। जैसे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर वैसा शुगर होता है जो 5 कार्बन का बना होता है। उसके एक एग्जाम्पल में आता है राइबोज। राइबोज कहाँ देखने को मिलता है, हमारे आरएनए में। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो किस शुगर का बना होता है, राइबोज शुगर का बना होता है। उसी तरह डीएनए का भी कंपोनेंट है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसमें डीऑक्सीराइबोज जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो इस तरह से हमारे जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चरल मटेरियल कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा सोर्स देखेंगे तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ताकि हम प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शन कर सके, ब्रेन का या हार्ट का या कोई भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स का। उसी तरह तीसरा फंक्शन देखेंगे तो लैक्टोज में जो शुगर होता है वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको तो पता है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वो गुड होते हैं हमारे लिए। हर एक बैक्टीरिया तो बैड नहीं होता है, तो जो गुड टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है, लैक्टोज शुगर। इसीलिए कहते हैं दही खाना चाहिए। दही खाने से क्या होगा, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद आता है डाइट विच हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ प्रोटीन टू परफॉर्म इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। देखो, जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होगा उस डाइट में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी हो सकते हैं और फैट्स भी हो सकते हैं। समझो इसको, डाइट विच हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वैसा खाना जिसमें कि अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगा, वो अलाउ करेगा कि वो प्रोटीन का अपना फंक्शन कर सके। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग का। हम कहते हैं ना कि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो जब प्रोटीन का फंक्शन बॉडी बिल्डिंग का होता है तो जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा उसमें प्रोटीन क्या बॉडी बिल्डिंग कर पाएगा, नहीं। वो बॉडी बिल्डिंग का काम छोड़ करके क्या करेगा, एनर्जी सोर्स की तरह काम करने लगेगा। समझो, तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है पर प्रोटीन है।
प्रोटीन तो होना क्या चाहिए उसका काम, बॉडी बिल्डिंग का, पर तुम्हारे को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो प्रोटीन पहले तुम्हें एनर्जी देगा या तुम्हारी बॉडी बनाएगा? वो तो पहले तुम्हें एनर्जी देना जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी नहीं देगा तो वाइटल ऑर्गन्स जो ब्रेन है, जो हार्ट है, वो फंक्शन नहीं करेंगे। जब फंक्शन नहीं करेंगे तुम वैसे ही मर जाओगे, तो बॉडी बना के क्या करोगे? तो प्रोटीन क्या करेगा, पहले एनर्जी देगा, क्योंकि प्रोटीन से भी एनर्जी आती है और फैट से भी एनर्जी आती है। ऐसा कब होगा, जब तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो प्रोटीन अपना काम ढंग से कर सके, उसका जो काम है बॉडी बिल्डिंग का वो ढंग से कर सके, इसके लिए जरूरी है कि हम जो डाइट लेते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट का काम था एनर्जी देना, उसके एब्सेंस में अब हमें एनर्जी कौन देगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर एनर्जी देगा तो बॉडी कौन बनाएगा, ये भी तो क्वेश्चन है। तो प्रोटीन का काम करने की फुल आज़ादी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन है ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होगा, जब प्रेजेंट होगा हमारे डाइट में तभी फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है हमारे डाइट में तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फैट का, और उस केस में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, इफ देयर इज एक्सेस लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मान लो अगर नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट तो भी दिक्कत है, हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ऐसा फूड खा लिया जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट था, तो अगर एक्सेस लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फूड में और लीवर और मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थे वो भी बहुत ज़्यादा है, और फिर भी हम खाए जा रहे हैं, दबा के चीनी वाले सामान खाए जा रहे हैं, मीठा खाए जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है, फैट में बदल दिया जाता है। और किस प्रोसेस से बदलते हैं, लाइपोजेनेसिस। लाइपो मतलब होता है लिपिड और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, फैट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और फैट कहाँ स्टोर किया जाता है, एडिपोज टिश्यू में। ये टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और कहाँ पे स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू में। जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट स्टोर कर सकता है, हमने ये पढ़ रखा है। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हो जाता है। हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट का रोल और फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। एक बार इस चार्ट के थ्रू भी हम देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, चार्ट से ना ज़्यादा दिमाग में याद रहता है। डिप्लेशन, ग्लाइकोजन डिप्लेशन कैन काउज ऑफ फैटिक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर ग्लाइकोजन नहीं होगा हमारी बॉडी में और कम होगा तो फिर ग्लूकोज में वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो फिर उसके ना होने से हमें चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज का काम करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है मसल्स और लीवर में, ये तो हमने पढ़ रखा है। नीड्स में डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज टाइप्स, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। हमें कार्बोहाइड्रेट किस पर्सन को कितना चाहिए वो किस पर डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन किस पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना एक्सटेंसिव वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। सोर्सेज में हमने पढ़ा है, फ्रूट है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल है। रिकवरी की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड रिकवरी फ्रॉम ट्रेनिंग, रिकवरी के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का अहम योगदान है। टाइप्स की बात करें तो सिंपल शुगर्स में हमने स्वीट्स पढ़ा, जैम, फ्रूट जूस वगैरह। कॉम्प्लेक्स और स्टार्ची भी पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स शुगर भी पढ़ा है हमने, सिंपल शुगर भी पीछे पढ़ लिया जिसमें ब्रेड आता है, राइस आता है, पोटैटो आता है, ये सारे चीज़ हमने पढ़ रखे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। आर फॉर रिकमेंडेड, डी से डेली, ए से अलाउंसेस, दैट्स वाई इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, हम डेली कुछ खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलती है, और हर एक इंसान की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है RDA की, तो RDA हेल्दी इंडिविजुअल, लार्ज स्केल पे लार्ज पॉपुलेशन में 97 to 98% हेल्दी इंडिविजुअल के लिए किया गया है। ठीक है, तो डेली इनटेक लेवल्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इज सफिशिएंट टू मीट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स इन पार्टिकुलर एज ग्रुप, सेक्स एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। मतलब जितने भी हेल्दी इंडिविजुअल होंगे किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप में, चाहे वो ओल्ड एज में हो चाहे चाइल्डहुड में हो, सेक्स यानी मेल या फीमेल, या फिजियोलॉजिकल स्टेट यानी वो लैक्टेटिंग मदर हो सकती है, प्रेग्नेंट वीमेन हो सकती है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट हो सकता है, उसके लिए अलग अलग हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, RDA को सेट कौन करता है, एक एक्सपर्ट कमिटी जो होते हैं वो कुछ साइंटिफिक डाटा के बेसिस पर किसको कितना खाना खाना चाहिए ये चीज़ डिसाइड करते हैं। किसको कितना खाना खाना चाहिए कौन करता है डिसाइड, कुछ कमिटीज डिसाइड करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक कमेटी है
जो इंडियन मेन एंड वीमेन के लिए डिसाइड करती है उसका नाम है ICMR। ICMR का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग डाइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। कोई ग्रुप किसी भी एज में हो, किसी भी सेक्स में हो, मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, कितना खाना खा रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? RDA डिसाइड करेगा। RDA हेल्प न्यूट्रिशनिस्ट्स एंड डाइटिशियंस इन रिकमेंडिंग डाइटरी प्लान्स। जो डाइटिशियन डाइटरी प्लान्स बना के देते हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, ये कैसे देते हैं? RDA के हेल्प से देते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस की हेल्प से देते हैं। It ensures that people get enough nutrients for optimal health and forms the scientific basis for nutrition policies and dietary guidelines। एक साइंटिफिक बेसिस बनाता है बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। क्यों? क्या बनाएगा? ताकि न्यूट्रिशन पॉलिसीज और डाइटरी गाइडलाइंस को बनाया जा सके और हमारे हेल्थ को ऑप्टिमम यानी मेंटेन रखने के लिए ये हेल्प करता है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं RDA को? तो पहला फैक्टर हम देख लेते हैं, वेरिएशन इन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। पहला फैक्टर है कि अलग अलग इंसान की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बच्चा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स किसी और काम के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? उसको बॉडी का ग्रोथ करना है, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा भी, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोई बूढ़ा है तो उसको शरीर के मेंटेनेंस के लिए चाहिए। कोई अगर लैक्टेटिंग मदर है या प्रेगनेंसी में है तो उसको बेबी के ग्रोथ के लिए चाहिए। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हर एक इंसान का अलग अलग हो सकता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट? एज पे कि किस एज ग्रुप का है, बच्चा है या बूढ़ा है, सेक्स पे मेल है या फीमेल है। ड्यूरिंग इन्फेंसी या चाइल्डहुड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी बताया बच्चों को क्यों चाहिए? उसके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो ये जो RDA है वो कैसे कैलकुलेट होता है? अकॉर्डिंग्स टू हाइट, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी वेट के अकॉर्डिंग, और कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लैक्टेटिंग मदर है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती है किसको? RDA को। ओल्ड एज में बताया बॉडी मेंटेनेंस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जो मेन फंक्शन होता है बुढ़ापे में वो क्या होता है? बॉडी का मेंटेनेंस करना। अब आगे है लिमिटेशंस ऑफ RDA, मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस के क्या क्या लिमिटेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। RDA जस्ट प्रिवेंट डिफिशियंसी एज दे आर मेड टू स्टॉप डिजीजेस दैट हैवन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किस इंसान को कितना खाना खाना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये डिसाइड करता है RDA, है ना। और अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। तो RDA क्या करता है? सिर्फ बीमारी से बचाता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसका। उसके अलावा है सेकेंड, RDA इज नॉट फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स। जो ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनका स्पेशल नीड्स है, उन पीपल को RDA कंसिडर ही नहीं करता। जैसे कि अर्ली बॉर्न बेबीज हो गए, पीपल विथ लॉन्ग टर्म इलनेस जो काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, या जिनका कुछ स्पेशल दवा चल रहा है किसी भी स्पेशल डिजीज का, तो उनको क्या हो सकता है? कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होगा, या तो हो सकता है कि कोई न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए होगा। अगर मान लो कोई मोटापे का शिकार है तो उसे फैट्स थोड़ी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, उसे फैट कम चाहिए होगा। और कोई अगर पतला दुबला इंसान है तो उसे फैट ज़्यादा चाहिए होगा। पर RDA क्या करता है? किसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर देता है कि हाँ भाई फलाने एज ग्रुप के बंदे को क्या चाहिए, इतना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये तो गलत है ना। किसी भी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स के नीड को ये कंसिडर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, RDA डोंट कंसिडर हाउ न्यूट्रिएंट्स वर्क टुगेदर, बट इन रियल लाइफ न्यूट्रिएंट्स मिक्स टुगेदर इन फूड, सम हेल्प ईच अदर वर्क बेटर एंड अदर्स कैन ब्लॉक ईच अदर। देखो न्यूट्रिएंट्स का ऐसा सीन है कि न्यूट्रिएंट्स फूड में मिला होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब हम खाना खाते हैं तो एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कभी और किसी चीज़ से मिलेगा। फूड में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? दूसरे को बेटर वर्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होगा फूड में प्रेजेंट तो क्या होगा? प्रोटीन अपना काम कर सकता है और कार्बोहाइड्रेट अपना काम कर सकता है। पर वहीं पे अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट हो तो क्या होगा? प्रोटीन अपना जो बॉडी बिल्डिंग का काम है वो छोड़ करके सबसे पहले क्या देगा? एनर्जी देगा। तो दोनों के प्रेजेंट होने से क्या होगा कि दोनों अपने अपने इंडिविजुअली काम अच्छे से कर सकते हैं। तो एक जो है वो दूसरे को हेल्प करता है अच्छा काम करने में, उसी तरह एक का होना दूसरे को ब्लॉक भी कर सकता है। तो RDA इन सब बातों को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है अपडेटिंग RDA टेक्स टाइम।
आरडीए कौन बनाता है? कोई स्पेशल जो है, कोई एक स्पेशल कमेटी बैठती है, जैसे इंडिया में आईसीएमआर, वो डिसाइड करती है किसी एज ग्रुप को कितना खाना खाना चाहिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो आरडीए का जो अपडेट है वो टाइम लेता है, ऐसा तो नहीं है 1-2 दिन में अपडेट हो जाता है। तो सो द न्यू डिस्कवरीज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इंक्लूडेड राइट अवे। तो मान लो अगर कुछ नई डिस्कवरी होती भी है, कल को कोई नई डिस्कवरी हो जाए, तो कल के कल आरडीए में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कब होगा? जब नई कमेटी बनेगी, कमेटी क्या करेगी, फिर डिसाइड करेगी, उस चीज को कंसीडर करेगी, तब आरडीए की एक नई गाइडलाइन आएगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट है, आरडीए इज नॉट डिजाइन फॉर मेनू प्लानिंग फॉर लार्ज ग्रुप। आरडीए को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि हम लार्ज ग्रुप्स के मेनू प्लान को कर सके। अब मेनू प्लानिंग होता है ना कि किसको कितना खाना चाहिए, तो लार्ज ग्रुप्स के मेनू प्लानिंग को कर सके, इस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। एनर्जी के बारे में भी हमने बहुत पहले से पढ़ा है। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी इंसान की क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। तो फूड सप्लाई एनर्जी टू बॉडी। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? बॉडी को एनर्जी मिलता है। एनर्जी किस काम में यूज आता है? नए टिश्यू को बनाने में। उसके अलावा अगर कोई पुराना टिश्यू रप्चर हो गया, उसको रिपेयर करने में। एनर्जी यील्डिंग फूड्स आर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये तीनों एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ वर्क सच एज वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। ये सारे काम में एनर्जी लगता है। इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता जो है या कैपेसिटी जो है वो क्या कहलाता है? एनर्जी है। अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी हो गई तो हम ज़्यादा काम करेंगे सिंपली। यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो कैलोरी। अभी हमने पीछे भी देखा, जब कार्बोहाइड्रेट का कैलकुलेशन कर रहे थे तो किलो कैलोरी आ रहा था। तो ये किलो कैलोरी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। अगर किलो कैलोरी को डिफाइन करना हो तो ये हम पीछे भी देख चुके हैं। ये क्या होता था? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमें किसी भी बर्तन में 1 किलो पानी दे दिया गया, इस बर्तन में कितना पानी रखा हुआ है जिसका वजन 1 किलो के बराबर है, तो इस पानी का अगर पहले टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो इस 58 डिग्री सेल्सियस को गर्म करके 59 डिग्री सेल्सियस करने में, गर्म करके 58 से 59 करने में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना यहाँ पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट लगा, हमें कितना हीट एनर्जी देना पड़ा, यही किलो कैलोरी कहलाता है। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा इसका? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, kg मतलब किलोग्राम ऑफ वाटर, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना हमें हीट देना पड़ा, वही 1 किलो कैलोरी कहलाता है। ठीक है। किलो कैलोरी किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। ये काफी लंबे समय से यूज किया जा रहा था, पर रिसेंटली आप अगर देखोगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंसेज और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज IUNS ने मिल करके जूल को यूनिट ऑफ एनर्जी बना दिया। किसको बनाया? जूल को अडॉप्ट किया है एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ किलो कैलोरी। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो जूल है। लेकिन अगर लार्जर एनर्जी की बात की जाए, अगर बड़े क्वांटिटी में एनर्जी हो तो किस में कैलकुलेट करेंगे? किलो कैलोरी में। तो पहले जो यूनिट था वो किलो कैलोरी है, पर रिसेंटली किसको अडॉप्ट किया गया है? जूल को अडॉप्ट किया गया है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जूल की क्या होता है। ए जूल इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 kg मास बाई 1 मीटर बाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। मतलब अगर हमें कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और ऑब्जेक्ट क्या है, कितना वजन है इसका? 1 kg वजन है। ठीक है, 1 kg का ये ऑब्जेक्ट है। इसको आगे मूव कराना हो और कितना मूव कराना हो? 1 मीटर मूव कराना हो, तो मूव कराने के लिए कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे। तो ये जो फोर्स लगाएंगे पीछे से ताकि ये आगे मूव करे, वो कितना होना चाहिए? फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। न्यूटन क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो फोर्स कितना लगाएंगे? 1 न्यूटन का। यानी अगर हम पीछे धक्का दे रहे हैं किसी भी 1 kg के मास के ऑब्जेक्ट को, 1 kg के ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स के साथ? 1 न्यूटन के फोर्स के साथ, और वो आगे कितना डिस्प्लेस करता है? 1 मीटर आगे खिसकता है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। मतलब 1 जूल अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट लेंगे, पीछे से धक्का देंगे ताकि वो आगे जा सके। धक्का देंगे किस फोर्स से? 1 न्यूटन के फोर्स से, और आगे वो कितना जाना चाहिए? 1 मीटर आगे जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आगे घसकाने में कितना हमें एनर्जी लगा, वही 1 जूल कहलाता है। ठीक है। साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट
आर कंसर्न्ड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दे यूज द यूनिट किलो कैलोरी। अभी बताया जब हम लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जूल तो छोटा अमाउंट के लिए होता है, लार्ज अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, किलो कैलोरी यूज करेंगे, जूल के बदले किलो जूल यूज करेंगे या मेगा जूल यूज करेंगे ताकि लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस कर सके। इसके लिए कुछ रिलेशंस हैं जो याद करना काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होंगे। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह 1 kcal में 1000 कैलोरीज होंगे। कैलोरीज का शॉर्ट फॉर्म CAL से होता है। फिर उसी तरह 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर होता है, याद करना पड़ेगा। या किलो जूल को अगर जूल में बदलेंगे तो 0.3 प्लेस पीछे चला जाएगा तो 4184 जूल्स के बराबर होगा, या इसी को मेगा जूल्स में चेंज करेंगे तो 4.18 मेगा जूल्स के बराबर होगा। सिमिलरली 1 किलो जूल की बात करें तो ये होता है 0.239 किलो कैलोरी के बराबर, याद करना पड़ेगा ये सारी की सारी डाटा। 1 मेगा जूल किसके बराबर होता है, 239 किलो कैलोरी के बराबर। ये सारे के सारे रिलेशन है आपस में इंटरचेंज करने के लिए। उसके बाद 60 to 65% ऑफ टोटल एनर्जी कहाँ से आना चाहिए, 60 to 70% अभी पीछे पड़ा है, कैलकुलेट भी किया था एक न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर, कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। उसके बाद 20 to 30% कहाँ से आने चाहिए हमारे डाइट में, फैट से, और 15% प्रोटीन से आना चाहिए। मतलब हम जो खाना खाएंगे और जो हमें किलो कैलोरी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट फुलफिल करेगा, 20 to 30% फैट्स करेगा और 15% कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। अच्छा, ये जो एनर्जी वैल्यू है कि कौन सा फूड कितना एनर्जी देता है, ये कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, इसके मदद से हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बॉडी में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए तो कितना रिक्वायरमेंट चाहिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके बारे में डिटेल में अगला टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सेक्स, मेल है या फीमेल है, मेल को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फीमेल से। एज, ओल्ड एज में है या इन्फेंट है या एडल्टहुड में है, तो एडल्ट्स को ज़्यादा चाहिए, इन्फेंट्स को थोड़ा कम चाहिए। ये सारे के सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन एज। एक्टिविटी, अगर कोई एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहा है, जिम वगैरह कर रहा है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कोई सीडेंटरी वर्कर है, आराम से पड़ा रहता है पूरे दिन, तो उसको कम होगी। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि कोई कौन से क्लाइमेट में रह रहा है, ठंड के इलाके में रह रहा है या गर्मी के इलाके में रह रहा है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी अगर मदर लैक्टेटिंग हुई या मदर प्रेग्नेंट हुई तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बेबी को भी तो फीड करना है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि खाना खाए तो उसको तो डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करते वक्त क्या होता है, हीट एनर्जी निकलता है हमारे बॉडी से बाहर, तो उस केस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है वो डिसाइड करता है RDA को, रिकमेंडेड डेली अलाउंस को, कि किस इंसान को कितना खाना खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो RDA को डिसाइड जो किया गया है इंडिया में, वो इंडियन रेफरेंस मैन एंड वीमेन के अकॉर्डिंग, इंडिया में इंडियंस रहते हैं तो इंडियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया गया है। अच्छा, रेफरेंस मैन या रेफरेंस वीमेन का क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस कंडीशन पे हम उसको रेफरेंस मैन या रेफरेंस वीमेन मान सकते हैं, वो देख लेते हैं। रेफरेंस मैन हमारा 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसका वजन 60 kg के बराबर होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम उसको रेफरेंस मैन मान सकते हैं। उसको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए और वो फिजिकली फिट होना चाहिए। 8 आवर्स ऑफ वर्क करे, वो 8 घंटा बेड पर रहे, मतलब 8 घंटे की नींद ले, 4 to 6 आवर्स बैठे या चले फिरे, और 2 आवर्स इन वॉकिंग, और 2 घंटा वो उछल कूद करे, दौड़े। अगर ये सारे के सारे कंडीशन कोई भी इंसान फुलफिल करता है तो वो रेफरेंस मैन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू RDA। ठीक है, क्या क्या
20 से 39 साल का होना चाहिए, उसका वजन कम से कम 60 केजी का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीजेज, उसको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, 8 घंटे वो काम करे, 8 घंटे बेड पर रहे, 4 से 6 घंटा बैठे अपना काम करे डेली वर्क का, और 2 घंटे वो एक्सरसाइज करे, वॉकिंग वगैरह करे, तब जाके वो रेफरेंस मैन कहलाएगा। उसी तरह अगर रेफरेंस वीमेन देखें तो उसकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज। वेट कितना होना चाहिए, यहाँ पर 60 केजी होना चाहिए क्योंकि मेल है, यहाँ पर 50 केजी होना चाहिए। उसके अलावा ये भी 8 घंटा काम करे, तो ज़्यादातर महिलाएं घर के काम करती हैं, तो ये 8 घंटा घर में काम करनी चाहिए, 8 घंटा ये नींद लेनी चाहिए इनको, 4 से 6 घंटा बैठे हुए या डेली की एक्टिविटी में देना चाहिए, और 2 घंटा इनको भी अपने एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग वगैरह वॉकिंग वगैरह करना चाहिए। तब हम क्या मानेंगे कि ये रेफरेंस मैन है और रेफरेंस वुमेन है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट में दिखाया गया है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क कितने किलो कैलोरी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेन जिसका वजन कितना है 55 केजी, 60 केजी के आसपास होना चाहिए था। नेचर ऑफ वर्क में सीडेंट्री वर्कर है। सीडेंट्री वर्क क्या होता है, लॉट ऑफ सिटिंग एंड मिनिमल फिजिकल मूवमेंट, मतलब जो फिजिकल मूवमेंट कम करे और ज्यादा बैठने का काम करे। ठीक है, ऑफिस वर्क वगैरह जैसे हो गया। तो सीडेंट्री अगर वर्कर है तो उसको 2400 किलो कैलोरी का एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। मॉडरेट वर्कर है यानी ऑफिस का भी काम करता है और थोड़ा इधर उधर का भी काम कर लेता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होगा। नॉर्मल सा कॉमन सेंस की बात है, तो 2800 किलो कैलोरी की जरूरत है। हैवी वर्कर है, काफी भयानक काम करता है, मजदूर वगैरह है, तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अचानक से एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब कितनी चाहिए, 3900 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करता है, तो काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही ज्यादा। अगर वीमेन की बात करें 50 केजी होना चाहिए था, 55 दे रखा है। सीडेंट्री वर्क अगर वो नॉर्मल बैठ करके कुछ काम करती है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी चाहिए होगा 1900। मॉडरेट वर्क करे तो 2200, और यहीं पे काफी हैवी वर्कर है तो 3000 तक एनर्जी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हैवी वाले वर्कआउट में हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेग्नेंट वीमेन की बात करें तो +300 अगर वो कहने का मतलब अगर सीडेंट्री वर्कर वाली वीमेन प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, 1900 + 300 कर दो तो हमें कितना चाहिए, 2200 चाहिए। अगर मॉडरेट वर्कर थी वो प्रेग्नेंट हो गई तो 2200 + 300 कर दो, तो अब कितना चाहिए होगा, 2500 चाहिए। उसी तरह 3000 वाला हैवी वर्कर था, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो कितना चाहिए, 3300 चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कौन से वर्कर वाली किस टाइप की वर्कर है वो और कौन प्रेग्नेंट हुआ है। लैक्टेटिंग मदर अगर 0 to 6 मंथ्स लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें 550 कर दो, 550 प्लस कर दो। उसी तरह 6 to 12 मंथ्स लैक्टेटिंग है तो +400 करो। +400 कहने का मतलब जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही। अब ये एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जितना चाहिए वो तो दे दो, +300 कर दो, +550 कर दो, +400 कर दो। ठीक है, इन्फेंट की बात करूं, 6 महीने के इन्फेंट की, उसे 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट एनर्जी चाहिए। उसका बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से 100 किलो कैलोरी एनर्जी कर दो। 7 to 12 मंथ्स का इन्फेंट है तो उसे 120 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट करना पड़ेगा। चिल्ड्रेन अगर 3 साल का है तो उसे 1200 चाहिए किलो कैलोरी। 4 से 6 साल के लिए 1500, 7 से 9 साल का है तो देखो बढ़ते जा रहा है, अब 1800, क्योंकि जैसे ही बड़ा होगा तो वो खेल कूद करेगा, इधर उधर ज्यादा करेगा, तो उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। 10 से 12 साल का स्कूल जाएगा, साइकिल चलाएगा, तो वो 2100 किलो कैलोरी हो गया। उसी तरह अगर लड़के हैं, बॉयज हैं 13 से 15 साल के, तो लड़कों का ज्यादा है 2500। उसी तरह गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का थोड़ा सा कम है 2300। बॉयज का अगर 19 साल के लड़के हैं तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, 3000 चाहिए। अगर गर्ल्स हैं 19 साल तक की तो उन्हें 2200 एनर्जी चाहिए किलो कैलोरी का। तो देख रहे हैं कि जिसका भी ज्यादा काम है उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है वैसे हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एक बेसिक सा, ये चार्ट याद नहीं करना है एग्जैक्टली, ये चार्ट एग्जैक्टली याद नहीं करना है, हमें ये रेफरेंस दिया गया है कि कैसे कैसे एनर्जी ज्यादा चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। जो जो मैंने सर्कल किया 3900, अगर लैक्टेटिंग है, प्रेग्नेंट है तो कितना चाहिए, +300, +550 और +400, जो मेनली जो चाहिए उसमें सारे के सारे डाटा को याद नहीं रखना है। ये रेफरेंस के लिए था कि जैसे जैसे हम ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। हमने एनर्जी के बारे में तो पढ़ लिया कि हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग एनर्जी चाहिए, कम ज़्यादा सारा चार्ट अभी देखा है।
ये एनर्जी जो चाहिए वो मेजर कैसे करते हैं, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस एनर्जी को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो 3 मेथड है जिसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। पहला है बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू, ये एक डिवाइस होता है जो अभी हम आगे देखेंगे। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड और थर्ड है ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक मशीन है, डिवाइस है जो स्टील का बना होता है, हैवी स्टील मशीन है। इसमें क्या होता है कि फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने प्रेशर को कंट्रोल करना है, इसमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर वगैरह लगा होता है इस मशीन में, इस डिवाइस में, और यहाँ पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज कंपेरेटिवली हायर देन एक्चुअल अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितना डाइजेशन के बाद एनर्जी मिलता है उससे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। क्यों? क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो फाइबर होता है ना, उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाता है। पर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि फाइबर को ह्यूमन के बॉडी में डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। पर बॉम्ब कैलोरीमीटर तो डिवाइस है, उसने क्या किया, फाइबर को भी डाइजेस्ट कर लिया। जब फाइबर भी डाइजेस्ट होगा तो कुछ तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर इसीलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है वो हाई होता है ह्यूमन बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उससे। जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 4.10 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन्स का जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में सैंपल में जब डालेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो हमें 5.65 किलो कैलोरी मिलेगा और फैट से हमें 9.45 किलो कैलोरी देखने को मिलता है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखता कैसा है, ये रहा हमारा ये अपैरेटस बॉम्ब कैलोरीमीटर का। यहाँ पर देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है, स्टीरर है ताकि ये मिक्स किया जा सके, इग्निशन वायर्स है इग्निशन करने के लिए, और सैंपल कप में हम अपना सैंपल डालेंगे, चाहे प्रोटीन डाले, चाहे फैट डाले, चाहे कार्बोहाइड्रेट का सैंपल डाले। ये जो सैंपल है ये यहीं पे डाला जाएगा और ये देख सकते हो स्टील का कंटेनर है जो काफी क्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है, इसीलिए इसको बॉम्ब है कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे बॉम्ब जो सुतली बॉम्ब आता है दिवाली पे फटता है वो काफी क्लोज्ड होता है, चारों तरफ से रस्सी से बांधा हुआ होता है, तो इसी तरह ये स्टील से बांधा हुआ है, स्टील का कंटेनर है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो बॉम्ब की तरह दिखता है, इसलिए बॉम्ब कहा गया है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए है, स्टीरर इसको मिक्स करने के लिए है, इग्निशन वायर से इग्निशन करेंगे, गर्म करेंगे और सैंपल कप में हम सैंपल डालेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट डाल सकते हैं, फैट डाल सकते हैं या प्रोटीन का सैंपल डाल सकते हैं। और जैसे ही डालेंगे तो उसका क्या होगा, कंबशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कितनी मिली है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 4.10 किलो कैलोरी दे रहा है, प्रोटीन्स यहाँ पर 5.65 किलो कैलोरी दे रहा है और फैट्स कितना किलो कैलोरी दे रहा है, 9.45। और याद रहे ये जो मिल रहा है वो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में मिलता है उससे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फाइबर को भी डाइजेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये मशीन है, पावरफुल है, ये डाइजेस्ट कर गया। और हमारे अंदर फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं होता है। जब एंजाइम ही नहीं होगा तो हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में बनती है वो इससे कम होती है, ये ध्यान में रखना है बस। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहने का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहलाता है। जैसे कि हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में देखा था एक्स्ट्रा एनर्जी निकलता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी में कितना एनर्जी निकला उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। फूड हम खाएंगे, डाइजेस्ट किया जाएगा और डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी की वैल्यू क्या निकली वही कहलाएगा फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। सिंपली यही है, क्लियर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू ग्रॉस फ्यूल वैल्यू और द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बात मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगा वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से कम निकलेगा। क्यों निकलेगा कम? क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी सो इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का, तो ये 100% एफिशिएंट नहीं है। मशीन 100% एफिशिएंट हो सकता है पर जो ह्यूमन बॉडी है वो 100% एफिशिएंट तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास फाइबर डाइजेस्टिंग एंजाइम जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो है ही नहीं, तो सेलुलोज को हम डाइजेस्ट करते नहीं है, पर मशीन में तो डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वहां पर ज्यादा एनर्जी निकलती है और यहाँ पर कम निकलती है। तो यहाँ पर कितना कम निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देगा, प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरी देगा और फैट्स 9 किलो कैलोरी होगा, जबकि
बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने देखा था कि ये कितना दे रहा है 4.10, तो ये 0.10 एक्स्ट्रा दे रहा था, ये 0.65 एक्स्ट्रा दे रहा है, ये 0.45 एक्स्ट्रा दे रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और जबकि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा क्यों? क्योंकि फाइबर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने देखा था जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह देते हैं? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड कहेंगे। अगर ह्यूमन के बॉडी में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फूड है वो 100% एफिशिएंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि मशीन में हो रहा है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रहा है और वहाँ पर जो फाइबर है वो भी बर्न किया जा रहा है, तो फाइबर बर्न होकर के ऐड कर देता है टोटल एनर्जी में। जैसे यहाँ पर 0.10 एक्स्ट्रा है, 0.65 एक्स्ट्रा है, 9.45 में 0.45 एक्स्ट्रा है, जबकि बॉडी में 9 किलो कैलोरी मिलता है फैट से, यहाँ पर 9.45 मिल रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं। ये सब कुछ तो हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। इसको कटलेट इंडेक्स भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड्स में, और इसका डिफिनीशन है बॉडी वेट पर हाइट स्क्वायर। बॉडी वेट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, और हाइट किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। यानी किसी भी पर्सन का अगर आपको वेट दे दिया, सपोज कर लो 50 केजी, और अगर हमें हाइट दे दिया मीटर में, मान लो 2 मीटर अगर हाइट दे दिया, तो हम आराम से निकल सकते हैं इसको बॉडी मास इंडेक्स को। क्या करेंगे? सिंपली 50 को डिवाइड कर देंगे वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर हमें 2 मीटर स्क्वायर हाइट दिया था तो यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर रख देंगे, ये हो जाएगा 25, यानी 25 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा बॉडी मास इंडेक्स। तो इतना सिंपल है ये। अब इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स किस पर्सन का कितना होना चाहिए, ये याद रहना जरूरी है। जैसे ये पर्सन हमें कैसा दिख रहा है? दुबला पतला सा दिख रहा है ना। फर्स्ट वाला पर्सन कैसा दिख रहा है? दुबला पतला, लीन एंड थिन, मतलब ये अंडरवेट है। तो अंडरवेट पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? 18.5 से कम, लेस देन 18.5। उसी तरह नॉर्मल पर्सन जो ना ज़्यादा दुबला पुतला है ना ज़्यादा मोटा है, उसका कितना होना चाहिए? ये कॉमा नहीं है, पॉइंट है। 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर यहीं पे ओवरवेट पर्सन है, देख रहे हो ये मोटा था, ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, ओवरवेट पर्सन का 25 से 29.9 होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स। उसी तरह ओबीज, ओबीज मतलब जो मोटापा का शिकार हो, जिसको मोटापे की बीमारी हो गई, ओबीज पर्सन का 30 से 34.9 होना चाहिए। एक्सट्रीमली ओबीज, भयानक वाला मोटा है बिल्कुल, तो इसका कितना होना चाहिए? 35 के आसपास। इसका बॉडी मास इंडेक्स 35 के आसपास होगा, 35 या 35 से ज्यादा हो सकता है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में चल रहे हैं, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। इसके 2 टाइप्स हमने पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो तोड़ने वाले टूटने वाले रिएक्शन है सारे के सारे कैटाबॉलिज्म में आएंगे, और जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वो एनाबॉलिज्म में आएंगे। चलो खैर, यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसल मेटाबॉलिज्म की। तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो हमारे बॉडी में चलता रहता है उस कंडीशन में जब हमारा बॉडी रेस्ट कर रहा होता है। जैसे हम सो रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ फंक्शन तो बॉडी में चलते रहता है ना। जैसे हार्ट का पंप करना, अगर हार्ट पंप करना बंद कर जाए तो हम सोते सोते क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे बॉडी को क्या करना पड़ता है? कुछ फंक्शन करते रहना पड़ता है। तो इट इज द मेटाबॉलिज्म विच गोज इन बॉडी व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट कर रहा होता है फिर भी कुछ फंक्शन मेटाबॉलिज्म के हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, जो बेसिक फंक्शंस चलते हैं उसको क्या कहा जाता है? बेसल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल में फंक्शंस ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, जो भी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, जैसे कि हार्ट हो गए, हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, उसके अलावा लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सारे के सारे फंक्शंस करते रहते हैं ना। अगर लंग्स सांस ना ले तो सोते सोते हम ऊपर चले जाएंगे भगवान के घर। लीवर काम ना करे फिर भी मौत हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है सोते सोते, ब्रेन काम ना करे तो भी दिक्कत है। तो ये सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स के वाइटल फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करना जरूरी होता है, चाहे हम रेस्ट कर रहे हो चाहे हम कोई एक्टिव हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो कब होता है? रेस्टिंग कंडीशन में भी चलता रहता है। अब हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। अमाउंट ऑफ एनर्जी
योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस, मतलब ये जो फंक्शन ऊपर हमने बताया हार्ट का, लंग्स का, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, ये सब कैसे है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है। तो इस लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी को, वो क्या कहलाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी यानी हमारा बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, जितना जरूरी होता है इन बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन को करने के लिए, वही हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, ब्रीदिंग जैसे सांस लेने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सर्कुलेशन हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए बॉडी में जो एनर्जी चाहिए, सेल प्रोडक्शन अगर पुराना सेल मर जाए नए सेल के प्रोडक्शन में जो एनर्जी चाहिए, ये सारे के सारे बेसल मेटाबॉलिक रेट में आएंगे। डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स टोटल डेली एनर्जी नीड्स, ये बीएमआर क्या डिटरमाइन करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का टोटल डेली एनर्जी नीड्स क्या है, कितना जरूरी है एनर्जी, उसको डिटरमाइन करता है। आफ्टर नोइंग आवर बीएमआर, अगर हम अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट जान ले, वी कैन प्लान आवर डाइट अकॉर्डिंगली, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ इतने अमाउंट में खाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। हमारे मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ टू मेजर बीएमआर, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मेजर करें। तो बीएमआर शुड बी मेजर आफ्टर 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेजर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें कि पहला कंडीशन है कि हम 8 घंटे सोने के बाद क्या करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जो रेस्टिंग स्टेट के लिए है। तो जब हम कोई 8 घंटा सो लेता है या हम 8 घंटे सो लेते हैं उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 12 घंटे फास्टिंग के बाद करेंगे। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब फीवर वगैरह नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, डायरेक्ट में कैसे मेजर करते हैं, हीट जनरेटेड बाय द सब्जेक्ट इज डायरेक्टली नोटेड, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट जनरेट हुआ उसको हम डायरेक्टली नोट कर लेते हैं कि भाई इतना हीट जनरेट हुआ, इतना बीएमआर है। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम देखते हैं कि उस सैंपल जो है, सैंपल यहाँ पर हम डाल रहे थे ना बॉम्ब कैलोरीमेट्री में, तो उस सैंपल को बर्न होने में, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, कंबशन में क्या जरूरत होता है, ऑक्सीजन का। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो कितना ऑक्सीजन गैस लगा उसके कंबशन में, कितना ऑक्सीजन गैस यूज्ड हुआ है और यूज होने के बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। कोई चीज जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन गैस का कंजम्पशन होगा। तो कितना ऑक्सीजन गैस यूज्ड हुआ है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसके बेसिस पर भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बीएमआर को, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशंस हैं, जिसके थ्रू हम बीएमआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2-3-4 फॉर्मूला आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या बुक में लिखे हुए मिलेंगे, पर जो बेस्ट फॉर्मूला मुझे लगता है, जिसको रिवाइज किया गया था मिफ्लिन और सन जेवर के द्वारा 1990 में रिसेंटली, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर्मूला। मेन के लिए क्या है ये फॉर्मूला, याद रखना है ये फॉर्मूला बीएमआर निकालने के लिए, और फीमेल के लिए भी अलग आता है। मेन के लिए है 10 × वेट इन केजी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन वेट होगा क्वेश्चन में उसको, प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट किस में होना चाहिए याद रखना, अगर क्वेश्चन में मीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाइट किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। माइनस करेंगे उसमें से 5 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 5 कर देंगे, मतलब वेट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट को 6.25 से, और फिर माइनस कर देंगे जितने साल का होगा, एज दिया होगा क्वेश्चन में, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके और फिर 5 ऐड कर देंगे। वीमेन के लिए क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, 10 × वेट इन केजी सेम है, प्लस 6.25, यहाँ भी हाइट सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेम है, माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स, ये सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस 5 किया गया था, पर फीमेल के लिए यहाँ पर माइनस 161 किया जाएगा। फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम है, ध्यान रखने की बात है, फीमेल के लिए माइनस 161 किया गया है, बस इतना डिफरेंस है। देखते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक फीमेल है जिसका वेट हमें दिया गया है क्वेश्चन में 65 kg, हाइट दिया गया 165 सेंटीमीटर, और एज कितना है उस फीमेल का, 30 ईयर। अब कैसे इसका बीएमआर कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है वीमेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 10 इंटू वेट इन केजी। तो वेट कितना था, 65 kg का था, तो 10 इंटू 65 कर दिया। 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, तो प्लस 6.25 इंटू हाइट कितना था सेंटीमीटर में, 165 सेंटीमीटर, तो 165 कर दिया, माइनस
5 इंटू एज इन ईयर्स, तो कितने साल की महिला थी ये? 30, तो 5 इंटू 30 कर दिया। और माइनस क्या करना है फीमेल के केस में? 161, और मेल के केस में +5, तो फीमेल है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो -161 कर दिए। तो 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 650, ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर 1031.25 आएगा, यहाँ पर 150 और 161। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 1370.25 किलो कैलोरी पर डे। मतलब इस फीमेल को 1370 किलो कैलोरी एक दिन में खाना होगा जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ के हर एक फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए। ये है हमारा BMR। अब हम अपने लास्ट टॉपिक को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको? BMR को। तो देख रहे हैं हम कि बॉडी कंपोजिशन, डिजीज्ड कंडीशन, किसी को बीमारी है या नहीं, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेग्नेंट वीमेन होगी तो इच ट्राइमेस्टर में BMR इंक्रीज करता जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, क्लाइमेट कैसा है, कितना सोता है, क्या एज है, मेल है या फीमेल है, सरफेस एरिया क्या है बॉडी का, ये सारे के सारे फैक्टर्स किसको डिटरमाइन करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट को डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। एज कैसे डिटरमाइन करता है? BMR टेंड्स टू डिक्रीज विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है BMR क्या होता है? घटता जाता है। दिस इज पार्टली ड्यू टू द लॉस ऑफ मसल मास एंड चेंजेस इन हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस वन एजेस। जैसे ही हम बुढ़ापा की तरफ जाते हैं, जब हम एजेड हो जाते हैं तो हमारा मसल मास क्या होता है? कम होता है, और हार्मोन्स में भी चेंजिंग आती है। इस वजह से BMR क्या होता है? बढ़ते उम्र के साथ घटने लगता है। सेक्स की बात करें तो मेल्स का ज्यादा BMR देखा गया है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स का BMR ज्यादा होता है फीमेल से, ये याद रखने की बात है। ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि लीन मसल मास इन मेल्स, मसल मास जो होता है मेल्स में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो मसल टिश्यू बर्न्स मोर कैलोरीज एट रेस्ट कंपेयर टू फैट टिश्यू। मसल का जो टिश्यू है वो ज्यादा कैलोरी बर्न करता है किसके कंपेयर में? फैट के टिश्यू में। देयरफॉर इंडिविजुअल विथ अ हायर मसल मास टिपिकली हैव अ हायर BMR। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास मसल मास, वो काफी मस्कुलर व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि मसल ज्यादा होगा जिसके पास, उसका BMR ज्यादा होना चाहिए। बॉडी साइज की बात करें, पीपल विथ लार्जर बॉडीज और दोज हु आर टॉलर हैव ए हायर BMR। जो लंबे व्यक्ति होंगे, जो लंबे होंगे, उनकी BMR ज्यादा होगी छोटे वालों से, क्योंकि इनके पास ज्यादा बॉडी टिश्यू है। ज्यादा बॉडी टिश्यू है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज्यादा BMR है, विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू मेंटेन। फिर उसी की बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिकल फैक्टर से भी मेटाबॉलिक रेट इन्फ्लुएंस हो सकता है। कुछ जो लोग होते हैं उनका नेचुरली ऐसा देखा गया है कि नेचुरली फास्टर या स्लोअर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, डिपेंड ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। उनके जेनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग उनका BMR फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इस तरह से जेनेटिकली फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। हार्मोन लेवल की बात करें तो थायराइड हार्मोन्स का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखा गया है BMR पे। थायराइड की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट इफेक्ट होता है। जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म है किसी पेशेंट को या हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन BMR देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से इंक्रीज होता है BMR और हाइपोथायराइडिज्म के केस में डिक्रीज हो जाता है BMR। अदर हार्मोन्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी अफेक्ट कर सकता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ रखा है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के केस में बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाता है। हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो सर्टेन इलनेस और हेल्थ कंडीशन कैन रेज और लोअर BMR। अगर हम मतलब बीमार हैं तो क्या होगा? हमारा BMR घट सकता है। जैसे फीवर है हमारे को या सिस्टमिक इलनेस है, तो उस केस में BMR बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर में अगर ज़्यादा ठंड के इलाके में हम रह रहे हैं या ज़्यादा गर्मी के इलाके में रह रहे हैं, इससे हमारा BMR बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी को उस कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सके। अच्छा, बॉडी का जो ये एक एबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? होम्योस्टासिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टासिस। तो ये जो एबिलिटी है बॉडी की कि वो किसी भी एक्सटर्नल टेम्परेचर में अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? होम्योस्टासिस कहलाता है। वो एबिलिटी होम्योस्टासिस कहलाता है। ठीक है। डाइट की बात करें
तो हम क्या खा रहे हैं डाइट में, ये भी बीएमआर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे लो कैलोरी डाइट अगर हम लंबे समय तक खाएंगे तो हमारा बीएमआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कुछ डाइट खाएंगे या न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं जो प्रोटीन रिच हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। ऐसे डाइट खा रहे हैं जिसमें कैलोरीज कम हो तो क्या हो सकता है, हमारा बीएमआर घट सकता है। फिजिकल एक्टिविटी भी इन्फ्लुएंस करता है बीएमआर को। किस तरीके से करता है, तो रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करने वाले इंसान हैं तो हमारा क्या होगा, बॉडी अच्छा खासा बन जाएगा, मसल वगैरह गेन कर लेंगे, बाइसेप ट्राइसेप्स बन जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा बीएमआर बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक जो है रेट हमारा इंक्रीज करेगा। इवन आफ्टर द एक्सरसाइज बीएमआर कैन रिमेन एलिवेटेड फॉर अ पीरियड। एक्सरसाइज में तो बढ़ता ही है, एक्सरसाइज के बाद भी कुछ समय तक बीएमआर बढ़ा हुआ देखा जा सकता है जो जिम जाते हैं वैसे लोगों में। स्लीप पैटर्न्स की बात करें, अगर हम ढंग से नहीं सो रहे हैं या ढंग से नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमारा हार्मोन्स में क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, विच में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बीएमआर, जो कि इनडायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया तो हम अगर ढंग से नहीं सोएंगे इस वजह से तो क्या होगा, कौन सा चीज इफेक्ट होगा, हमारा बीएमआर इफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सारे टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टोटल का टोटल समझ में आ गया हो। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट रह रहा है, इन केस अगर डाउट रह जा रहा है और आपको लगता है कि मुझे वापस से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करके एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा और आप उसको विजिट करके देख सकते हो इसी चैनल पर, सेम चैनल पर। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।